Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7, last session of chapter number 15 के अंदर का पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए, कैसे कंजर्व करनी चाहिए, और उसका एक अप्रोच हमने यूज़ किया था एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरे अप्रोच का नाम है इन सिटू कंजर्वेशन। सो इन सिटू कंजर्वेशन का एक सिंपल मतलब था ऑन साइट। तो कोई भी एनिमल या तो प्लांट अगर उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में है और उसको वहीं पे अगर प्रोटेक्शन दिया जाता है तो वो अप्रोच को बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। सो डेफिनेशन लिखा है द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जहाँ पे है वहीं पे अगर उनके नेचुरल हैबिटेट में जेनेटिक रिसोर्सेज या तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ टोटल इकोसिस्टम, टोटल इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के सपोर्ट से, तो वो अप्रोच को बोला जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ पूरा का पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है आर मैनेज थ्रू दी ऑथोराइज्ड बॉडी। वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन कर सके। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज के बेनिफिट्स क्या क्या है? सो प्रोटेक्टेड एरिया के बेनिफिट में पॉइंट नंबर 1 है मेंटेन दी वायबल पॉपुलेशन ऑफ ऑल नेटिव स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। वायबल का मतलब है लिविंग। सो लिविंग पॉपुलेशंस, फिर चाहे वो स्पीसीज हो या सब स्पीसीज हो, तो स्पीसीज और सब स्पीसीज जो नेटिव वहाँ की लोकल स्पीसीज हो, वो स्पीसीज की वायबिलिटी, उनका लिविंगनेस मेंटेन हो सकता है प्रोटेक्टेड एरिया के थ्रू। पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो मेंटेन द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज एंड हैबिटेट। तो एक तो कम्युनिटी, दूसरा हैबिटेट एंड तीसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटीज ऑफ ऑल दी स्पीसीज। जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है वो स्पीसीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनका हैबिट, उनकी कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके नंबर का मेंटेनेंस हो सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। And benefit number 3, prevent man-made introduction of alien species। कोई भी foreign species का जो illegal introduction होता है, man-made introduction, उनको हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था वहाँ पे वो एरिया का ऑथोराइज्ड बॉडी के थ्रू प्रोटेक्शंस करवाया जाता है। सो दिस आर दी 3 बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। नाउ इन सिटू कंजर्वेशन के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यू, डिसएग्रीमेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में? तो पहला पॉइंट ये है डेवलपमेंट करे, या दूसरा पॉइंट ये है जो है उसको कंजर्व करे। सो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में आर्ग्यूमेंट की वजह से मैनी नेशंस फाइंड इट unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। तो बहुत सारी कंट्री ने उसको अनरियलिस्टिक माना, इकोनॉमिकली शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी भी बायोलॉजिकल वेल्थ है उनको कंजर्व करना शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। Invariably the number of species which are waiting to be saved from extinction far exceeds more than the conservation resources are available। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है कि जो है उनको कंजर्व करे या जिनकी डिस्कवरी बाकी है, जिनका आइडेंटिफिकेशन बाकी है, उनकी डिस्कवरी करे। सो ये दोनों के बीच में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इवन ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। तो ये कंजर्वेशनिस्ट का मतलब है ग्रेट साइंटिस्ट
को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ऑन द ग्लोबल बेसिस। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या एक रास्ता निकाला। सो वो लोग क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब चलो आप पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एरियाज है उन सभी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर ऐसे एरियाज आप फाइंड आउट करो जो एरियाज के अंदर स्पीसीज के नंबर मैक्सिमम हो, और वो दुनिया के शायद कोई एकाध कोने के अंदर ही हो जो एरिया के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज हो, जो शायद दूसरे एरिया में ना हो। तो ऐसे एरिया को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। So biodiversity hotspots region with a very high level of species richness and high degree of endemism. So endemism का एक सिंपल मतलब वही है कि that is species are confined, present only to that region and not found anywhere else. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है जहां पे स्पीसीज की रिचनेस का लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा एंड हैव अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब ऐसे स्पीसीज दुनिया के कोई और रीजन में आपको नहीं मिलेगी। सो एंडेमिज्म का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि भाई अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्मॉल एरिया एंड नो वेयर एल्स। सो चलो पूरे कंट्री के जितने भी स्पीसीज है उनको आप शायद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर आपको क्या ढूंढना है, ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ढूंढने, खाली उनको ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सो इनिशियली 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot इन द वर्ल्ड कितने हो गए 34। पहले 25 थे, 9 और डिस्कवर्ड किए गए, देन टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हो गए 34। सो दिस हॉटस्पॉट आर ऑल्सो अ रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। लिसन, ये हॉटस्पॉट ऐसे हैं जिसमें शायद पास्ट में बहुत सारा हैबिटेट लॉस हो चुका है या तो एट प्रेजेंट भी बहुत सारा हैबिटेट लॉस हो रहा। सो 3 of this hotspot, Western Ghat and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya. So Western Ghat and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya cover our country's exceptionally high biodiversity region. तो ये 34 में से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रीजन अगर देखो तो इंडिया के अंदर है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, तो वो श्रीलंका और इंडिया की बॉर्डर के पास एक एरिया, इंडो बर्मा इंडिया और बर्मा की बॉर्डर के पास, और तीसरा हिमालय। सो उसमें से वेस्टर्न घाट का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई वेस्टर्न घाट हैज़ अ 310 एंडेमिक वर्टिब्रेट स्पीसीज जो दुनिया के और कोई कोने में नहीं है। वो टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है 32,678, उसमें से वेस्टर्न घाट के अकेले के पास 310 है। तो आप सोच सकते हो कि कितना सारा वेरिएशन वेस्टर्न घाट के पास भी अवेलेबल है। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land area. अब ये 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने बताया, उनका अगर एरिया हम लोग कंसिडर करें सभी का एक साथ मिला जुला के, तो पूरे अर्थ की सरफेस का 2% से भी कम एरिया कवर हो रहा है। बट द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, या तो उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मेंटेन करना इज एक्सट्रीमली हाई, एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. सोचो आप पूरी दुनिया का एरिया खाली 2% है, पर बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज का वो प्रोटेक्शन कर रहा है, एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होने की वजह से ये हॉटस्पॉट के पास जो मास एक्सटेंशन होता था वो ऑलमोस्ट 30% क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट वन, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक and biodiversity rich region are legally protected as a biosphere reserve, national park and sanctuaries. So इंडिया के अंदर लीगली प्रोटेक्शन वाले कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं,
बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। सो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर देखो तो 14 नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोगों को दिखती रहती है। नाउ ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का डिफरेंस क्या है? सो नेशनल पार्क का मतलब होता है ऐसा एरिया विच आर स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ के अंदर ग्रेजिंग या तो कल्टीवेशन अलाउड नहीं होता है, मतलब वहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्शन एनिमल और प्लांट दोनों को मिल सकता है। वेरेज आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करो, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। तो ऐसे एरिया के अंदर प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करना हो, जैसे कि टिम्बर है, तो वो सब वहाँ पे अलाउड है। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ religious and cultural traditions that emphasized protection of nature। इंडिया के पास रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस भी है, जो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। इन मैनी कल्चर्स, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट के कल्चर्स में देयर आर द ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेर सेट असाइड। ट्रैक्ट का मतलब एक पूरा का पूरा स्पेस होता है, सेपरेट स्पेस होता है फॉरेस्ट की ग्रोथ करने के लिए, एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वेयर वेनरेटेड, मतलब उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है एंड गिवन अ टोटल प्रोटेक्शन। तो बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे कल्चर है जिनके अंदर फॉरेस्ट के सभी ट्रीज को ग्रो करने के लिए पूरा का पूरा एक सेपरेट एरिया दिया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको टोटल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है। सो सच टाइप्स ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स। लिसन, सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब है वो लोग उनको एक पवित्र धाम मानते हैं कि वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज है उनकी पूजा करना। जैसे कि हम लोगों को एक एग्जाम्पल पता है कि भाई ओसीमम सैंक्टम, तुलसी, तो तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसीमम सैंक्टम। अब तुलसी के पौधे की हम लोग पूजा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे कि आसोपालव, पोलीएल्थिया लॉन्गीफोलिया, पीपल का पेड़ है, फिकस रिलीजियोसा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स है, ऐसे एनिमल्स है जिनकी हम लोग पूजा करते रहते हैं। सो सच सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन द खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। तो सैक्रेड ग्रूव का लोकेशन नंबर 1 खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, नंबर 2 अरवल्ली हिल्स ऑफ राजस्थान, नंबर 3 वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड नंबर 4 सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरवल्ली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड चौथा है सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इवन इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट refuges for a large number of rare and threatened plant। लास्ट रेफ्यूज इसका मतलब है लास्ट रिसोर्स, एक आखिरी रिसोर्स है, जो रिसोर्स के पास बहुत सारे नंबर ऑफ रेयर एंड नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज प्रेजेंट है। सो थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। सो द मैन एंड बायोस्फीयर, ये एक प्रोग्राम का नाम है MAB।
So the Man and Biosphere Program of UNESCO are formulated the concept of Biosphere Reserve in 1975. तो यूनेस्को ने ये MAB या तो बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट 1975 में लोगों के सामने रखा था। अब बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में क्या है? सो बायोस्फीयर रिजर्व आर द स्पेशल कैटेगरी फॉर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल एनवायरनमेंट। कोस्टल एनवायरनमेंट हो या कोई भी लैंड का एरिया हो, उनको स्पेशल कैटेगरी का प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये प्रोटेक्शन देने के लिए wherein people are integral component of the system, तो वहाँ के जो भी लोकल पीपल होते हैं उनको वो सिस्टम का इंटीग्रल कंपोनेंट बनाया जाता है। ऐसा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व का डायग्राम होता है। जो डायग्राम में सबसे इनर वाले जोन को बोला जाता है कोर जोन, उसके सराउंडिंग में होता है बफर जोन और उसके सराउंडिंग में होता है ट्रांजिशन जोन। तो ये डायग्राम था बायोस्फीयर रिजर्व का। ओके, फर्स्ट इनर मोस्ट से मैं चालू करता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट मतलब इनर टू आउटर। ओके, नाउ कोर जोन का मतलब है अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी लोकल पब्लिक की एंट्री पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि ये सेंटर वाला पार्ट, तो वहां पे खाली एनवायरनमेंट को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ओके, सेकेंड जोन का नाम है बफर जोन, जो रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम में लिया जा सकता है। तो सेकेंड पार्ट जो है बफर जोन, वहाँ पे रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो सकती है। एंड आउटर मोस्ट पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है बफर जोन, ऐसा एरिया है तो एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। तो मैनेजमेंट और लोकल पीपल के बीच में कोऑपरेशन हो सकता है और वेयर सर्टेन एक्टिविटीज आर अलाउ विथ कंजर्वेशन गोल। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कौन से जोन के अंदर? ट्रांजिशन जोन के अंदर। पर हर एक एक्टिविटीज का एक ही गोल होना चाहिए, बाय एनी हाउ बायोडाइवर्सिटी का क्या हो पाना चाहिए? कंजर्वेशन। इसलिए यहां पे लिखा हुआ ह्यूमन का सेटलमेंट थर्ड जोन के अंदर पॉसिबल होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि नंदा देवी है, मनास है, सुंदरबंस है, ग्रेट निकोबार है एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस आर दी 5 एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आउट ऑफ 14. Even sometimes some special projects are also established in a special cases. तो स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल प्रोजेक्ट को भी इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। तो आप एग्जांपल देखो तो प्रोजेक्ट टाइगर, गिर लायन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, राइनोस प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट. So this all are related with the in situ approach for conservation of biodiversity. Thank you very much. Jai Hind.